दोस्तों, अपना प्यारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बताया जा रहा है कि इसी साल भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले जापान की इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी थी, जिसके बाद जापान दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बनकर के रह गया था। जापान को पीछे करके जर्मनी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और यूके को पीछे करके हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने थे। 2030 आते आते हम लोग दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, नो डाउट। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देख करके कई एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि भारत इसी साल दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। आइए जानते हैं क्यों एक्सपर्ट्स ऐसा कर रहे हैं, आखिर जापान में ऐसा क्या हुआ है जिसको देख करके ये बोला जा रहा है कि भारत जापान को इसी साल पीछे कर सकता है और अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यूएस मोटिवेशन, मैं हूं विकास। ना यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जापान सफर्स वर्स देन एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 0.5%, यानी कि जापान की जीडीपी में फिर से 0.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अब आप बोलोगे 0.5% ये तो बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्शन है। गाइस, बड़े बड़े देश की जीडीपी में 0.5%, 0.1% काफी मायने रखता है। ये जो आंकड़ा है ये जापान के इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का डाटा है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का। तो एट प्रेजेंट टाइम भारत और जापान दोनों की इकोनॉमी में कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीज होगा, या तो भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी जिससे कि जापान पीछे छूट जाएगा, या फिर जापान खुद ही नीचे चला जाएगा। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर दोनों चीज हो रहा है। जापान की इकोनॉमी नीचे भी जा रही है और भारत की इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, और इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत जल्द भारत जापान को पीछे करके दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जापान ने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी इकोनॉमी 0.3% तक गिरेगी, लेकिन जब आंकड़ा सामने आया तो ये 0.5% था। अगर आप ईयर बाय ईयर भी देखें तो जापान की इकोनॉमी हर साल, हर क्वार्टर में कुछ न कुछ गिरते जा रही है। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो उसकी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। किसी भी देश की जीडीपी गिर रही है, इसका मतलब है कि ओवरऑल उनके देश का जो हर चीज का परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जापान की जो एक्सपोर्ट है वो भी कम होते जा रही है और जो जापान का इम्पोर्ट है वो भी गिर रहा है। यानी कि जापान में ना तो डिमांड है और ना ही कंजप्शन है, यानी कि जापान डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहा है और कंजप्शन भी नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से जापान का जो सेंट्रल बैंक है वो प्रॉब्लम में चल रहा है। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो चाइना से भी आगे हुआ करता था, और जापान की जो इकोनॉमी है वो लगातार ग्रो कर रही थी और जो इन्फ्लेशन था वो भी 0 था। ये यहाँ पर बड़ी बात थी। इन्फ्लेशन 0 होना भी सही नहीं है। एक तरफ पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही थी कि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है वो कम हो, वहीं दूसरी ओर जापान चाह रहा था कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़े। इसका मतलब साफ होता है कि किसी भी देश के लिए एक स्टेबिलिटी काफी जरूरी है। इन्फ्लेशन 0 भी नहीं होना चाहिए और इन्फ्लेशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके देश का इन्फ्लेशन 2 से 4 के बीच में है तो बहुत अच्छा है, अगर 3 से 6 के बीच में भी है तो भी अच्छा है, लेकिन 6 के पार खतरे की घंटी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जापान की जो करेंसी है येन, उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी है। एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब ये माना जाता था कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप जापान की करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अब जापान की करेंसी भी पिछले 2-3 सालों से गिरते जा रही है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक जापान की करेंसी येन नीचे गई है और डॉलर और आगे निकल गया है। इस साल भी जापान की करेंसी येन डॉलर के कंपैरिजन में 9% नीचे गिरी है। तो देखा जाए तो जापान की जीडीपी भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कम होते जा रहा है और जापान की जो करेंसी है वो भी गिर रही है। तो ये चीज एक पूरे दुनिया के लिए सीख है कि अगर कोई कंट्री नीचे गिरता है तो वो किस तरह से गिरता है, उसका क्या रीजन होता है। अब जापान की सरकार अपनी इकोनॉमी को कैसे हैंडल करेगी ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन आपका यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये हो सकता है कि आखिर जापान नीचे जा क्यों रहा है, मेन रीजन क्या है, जापान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी देश के डूबने के पीछे कई रीजन होते हैं, लेकिन जापान का जो मेन रीजन है वो बताया जा रहा है डेमोग्राफिक क्राइसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जापान की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। जैसे कि अपने भारत के बारे में कहा जाता है, भारत एक यंग कंट्री है, हमारे देश की जो आबादी है उसकी ज्यादातर आबादी जवान है, लेकिन जो जापान की आबादी है वो बूढ़ी हो चुकी है और जापान में जो लोग हैं उनकी आयु भी 100 साल के पार होती है। अब एक और सवाल कि हम लोग जापान पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, इससे भारत को क्या फायदा होगा। देखिएगा, इस फायदा सिंपल सा है, जापान की इकोनॉमी गिर रही है, इसका मतलब हम जापान को पीछे छोड़ेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि हमारी प्रेजेंट इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है हम इसी साल जापान को पीछे छोड़ देंगे और फिर उसके बाद 2026-27 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी काफी ज्यादा कम हुआ है। बताया जा रहा है कि भारत का इन्फ्लेशन रेट 10 महीने के लो पर आ चुका है। इसके अलावा भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। जिन जिन जगहों पर जापान फेल हो रहा है उन सभी सेक्टर में भारत आराम से अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और इसी बेसिस पर कहा जा रहा है कि इसी साल भारत जापान को पीछे कर देगा। जापान की इकोनॉमी 5 नंबर पर चली जाएगी और हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आ जाएगी। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, कब हम जापान को पीछे करेंगे, इस साल या फिर अगले साल? क्या सोचते हैं गाइस, आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।